फूलों के गुच्छे थिरकती शाखों पर पंछी करते हैं मधुरिम स्वर। मंदिर का घंटा बजने पर लोप हो गए श्वेत कबूतर। अब आगे क्या होने वाला, जानो उपन्यास को सुनकर। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 71वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज और पाखी की मधुर यामिनी है और सूरज ने पाखी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है। पाखी को सूरज का प्यार देख एहसास होता है कि उसने सूरज को कभी अपना प्यार जताया क्यों नहीं। यह सोच वह उसके लिए वैसे ही श्रृंगार करती है जैसे सूरज को पसंद है। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अब आगे। प्रभात की उजली किरण पाखी के जीवन में एक नवीन परिवर्तन लेकर आई थी। चहकती चिड़ियों की मधुर ध्वनि पाखी के कानों में रस घोल रही थी। शाखों पर थिरकते फूलों के गुच्छे अपनी महक से उसकी सांसों को और महका रहे थे। पति के सीने पर सर रखे जाने कब से वह ऐसी बेहोशी की नींद सो रही थी जो टूटने का नाम ही नहीं लेती थी। उसने एक हाथ रजाई से बाहर निकाला और दूसरा हाथ सूरज के गालों पर से हटाया। सूरज किसी मासूम बच्चे की तरह उसका हाथ अपने गाल से लगाकर सो रहा था। हाथ के हटते ही वह कुनमुनाया, पर देर तक जागने की वजह से फिर सो गया। पाखी ने उसके खुले पैरों पर रजाई डाली और धीरे धीरे खुद को सूरज से थोड़ा दूर किया। एक कुशन उसकी बाहों में रख उसने उसके माथे का चुंबन लिया और फिर धीरे धीरे कदम रखती उसी कमरे में गई जहां पर उसके कपड़े थे। वार्डरोब खोल उसने एक प्यारा सा बनारसी सूट निकाला। ये सूरज कब लाया होगा, यह सोचते हुए वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सब कुछ कितना अलग, और वह खुद भी तो कितना बदल गई थी अचानक। उसके चेहरे का रंग और गुलाबी हो उठा था। ये मेरे प्यार का रंग है या कुछ और? सूरज की कही एक एक बात उसके होठों पर मुस्कान बनकर थिरक रही थी। वह जैसे फूल की तरह और खिल गई थी। पतझड़ के बाद बाहर के आने पर बाग की जो अवस्था होती है, यही हाल पाखी का भी था। सूरज के अदृश्य बाहों के घेरे उसे अभी भी अपने कसाव से रोमांचित कर रहे थे। अभी भी उसके होठों की छुअन से वह सिहर सिहर जा रही थी। उसके सीने की मादक सुगंध उसकी सांसों में अभी भी विद्यमान थी। बिंदिया, लिपस्टिक, हेयरपिन, चेन, कुछ भी तो नहीं था अपनी जगह। बस था तो केवल उसके पति का प्यार, जिसे वह अच्छी तरह समेट तैयार हुई। चंपई रंग का सूट पहन उसने अपना मंगलसूत्र पहना। उसे सरमाथे से लगा उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। अपनी कलाइयों को चूड़ियों से फिर से भर वह उन्हें मुग्ध दृष्टि से निहारने लगी। कितना शौक था उसे चूड़ियां पहनने का। जब वह भाभी और मोहल्ले की नई बहुओं को चूड़ियां खनकाती, चूल्हा चौका करते देखती तो वह ललचाई नजरों से उन चूड़ियों को देखती रहती। आज वही चूड़ियां उसकी कलाई में कैसी फब रही थी। उसने उन्हें चूमा, फिर उंगलियों में कई अंगूठियां पहनी। मांग में सिंदूर भरने के लिए वह दराज और शेल्फ की शीशियों को उलट पुलट करने लगी, पर सिंदूर कहीं था ही नहीं। वह बड़बड़ाई, दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स उठा लाए हैं, पर इतनी भी तमीज नहीं कि सिंदूर में ले आते। उसने झल्लाकर दराज बंद कर दी। मखमली जूतियों का एक जोड़ा निकाल उसे पैरों में डाल वह कमरे से बाहर आई। सूरज अभी भी सो रहा था। उसने लैंप बुझाया और कमरे का डोर खोल धीरे से उसे बंद किया। गैलरी में आकर उसने इधर उधर देखा। 2 और कमरे थे,
शायद मॉम डैड और नीरज भैया भाभी के होंगे, उसने सोचा। कबूतर का एक सफेद जोड़ा बालकनी की मुंडेर पर बैठा आपस में गुटर कर रहा था। उसे रात वाली सब घटनाएं एक एक कर याद आने लगी। बालकनी में खड़ी वह स्मृति के गहन कक्ष में सूरज के साथ उसके प्यार में डूबती उतराती जा रही थी। एक के बाद एक चुंबन और हर एक चुंबन के साथ सूरज का प्रगाढ़ होता प्यार उसकी नसों में प्रवाहित हो रहा था। उसकी हेयर पिन खोल सूरज ने उसके केशों को अपने कंधों पर बिखेर लिया था और उसकी लटों को चूमने लगा था। माथे की बिंदिया पर भी उसने कितने ही प्यार के चुंबन अंकित किए थे। होठों की लाली चिरा उसने अपने स्नेहासिक्त अधर रख उसे प्रथम मिलन के लिए आश्वस्त किया था। और फिर जैसे नदी जाकर सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए थे, बिल्कुल नदी के वेग और सागर के जल प्रपात की तरह। सफेद कबूतर और कबूतरी का जोड़ा उसकी उपस्थिति से बेखबर अपने प्यार में खोए थे। तभी घंटे की ध्वनि से पाखी का मोह भंग हुआ। सफेद कबूतरों का वह जोड़ा जाने कहाँ लोप हो गया। मंदिर का घंटा बज रहा था। शायद काकी माँ और काका होंगे, पाखी ने सोचा और सीढ़ियों की तरफ चली जिस रास्ते से सूरज अपनी बाहों में रात उसे लेकर आया था। एक कदम भी तो रखने नहीं दिया था उसने जमीन पर उसे। फिसलती रेलिंग पर हाथ रखती वह कई मोड़ों से होती हुई कोठी के पिछले हिस्से में जा पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। मंदिर की सीढ़ियों पर माथा छुआ वह अंदर गई। शंकर काका और राधा काकी दोनों नियमानुसार पूजा अर्चना कर रहे थे। पाखी को आता देख काकी खुश हो गई। आओ बिटिया, अब तोहरे हाथ से ही होगी पूजा। पाखी ने भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी। आज उसने किताब में लिखी वही आरती गाई जो सूरज को कंठस्थ थी। आरती कर पाखी ने उसे प्रसाद की थाली दी। आज तुम बांटो बिटिया। पाखी जैसे ही काकी के सामने पड़ी, काकी ने उसकी सूनी मांग को देखा। सिंदूर काहे नहीं लगाया बिटिया? वह परेशानी भरे स्वर में बोली। काकी माँ, वो ऊपर कमरे में सिंदूर था ही नहीं, उसने बताया। काकी पार्वती माता की मूर्ति के पास आई और वहीं माता के चरणों से एक थाल उठा लाई। उसमें सिंदूर और बहुत सारा सुहागिनों का सामान रखा देख पाखी खुश हो गई। ये अक्षय सिंदूर है बिटिया, इसे अपने पास रख लो तो हार सुहाग अमर बने रहे और प्रताप वंश में नन्हा मुन्ना सूरज खेले। काकी के सारे आशीर्वाद सुन पाखी को सूरज की उस दिन वाली बात याद आई। मेरे जैसा जूनियर सूरज भी मांग लेना, उसने पाखी के कान में कहा था। वह मुस्कुराती हुई सभी में प्रसाद बांटने लगी। मंगलू, कैलासिया, शंकर काका, आलू सिंह, रघु गार्ड, शिबू भैया और सभी स्टाफ में प्रसाद बांट वह लौट कर आई। बच्चे भी दौड़कर प्रसादी के लिए हाथ बढ़ाकर खड़े हो गए थे। उन्हें ज़्यादा प्रसाद दे वह काकी के पास किचन में आई, जहां वह कैलाशिया के साथ नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इधर सूरज पाखी को अपने नजदीक न पा झटके से उठ बैठा। आंखें मलते हुए वह सब ओर देखने लगा। पर्दों को सरका वह पाखी के श्रृंगार कक्ष में आया, मगर पाखी का कहीं पता न था। रात का उसका गाउन हैंगर में टंगा देख वह समझ गया कि पाखी तैयार होकर नीचे चली गई है। बीती रात की एक एक घटना उसके सामने किसी चलचित्र की भांति चल रही थी। प्यार का नशा ऐसे भी सर चढ़ कर बोलता है, उसने अपने से ही सवाल किया। अभी भी पाखी का महकता बदन जैसे उसकी बाहों में पिघलता सा महसूस हो रहा था उसे। रात जब उसने पाखी के कंधों पर से उसका स्टॉल उतारा था, तब वह उसे देखता ही रह गया था। गजब का आकर्षण था उसके यौवन में। पाखी का उसके गले में बाहें डालना और उसे आई लव यू कहना सब उसे बहुत याद आ रहा था।
उसकी इजाज़त पा न जाने और कितने ही चुंबन उसने उसके अधरों और गालों पर लिए थे और दोनों प्यार में डूबते चले गए थे। अपने दिल का हर अरमान पूरा किया था उसने। पाखी के पाँव की एक पायल कालीन पर पड़ी देख उसने उसे उठाया और देखने लगा। खुलकर गिर गई है शायद, सोचता हुआ वह उसे दराज में रख नहाने चला गया। शीशे में अपने बाल संवार अपना पसंदीदा परफ्यूम लगा उसने दराज खोला और फोन के साथ पायल को कोट की जेब में रखा। फिर नीचे आया। जिस समय सूरज पाखी के सामने सोचता तैयार हो रहा था, ठीक उसी समय पाखी काकी के पीछे पीछे उनकी खुशामद करते हुए डोल रही थी। काकी माँ बताओ ना, उन्हें खाने में क्या पसंद है? उसकी बेसब्री और सूरज के लिए परवाह देख काकी खुश होते हुए बोली, हमरे हाथ का तो सब पसंद है बबुआ को, पर एक दिन तोहार घर से आया तो पूछने लगा वो का कहत है छोले के साथ? हाँ भूटरे। काकी की बात सुन पाखी को हंसी आई। भटूरे काकी माँ? हाँ हाँ वही तो कह रहा था, पर हमको नहीं आवत बनाना, तुम बनाए दो बिटिया। काकी की बात सुन पाखी घबरा गई। उसे भी तो छोले भटूरे बनाने नहीं आते थे। उसके भैया ने कभी उसे काम करने की इजाज़त ही नहीं दी थी और पढ़ाई के पूरा होते ही शादी भी हो गई थी। अम्मा और भाभी के रहते कभी उसे चाय बनाने या मैगी बनाने से ज़्यादा कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। पराठे बनाना तो उसने भाभी को देखकर सीख लिया था, मगर छोले भटूरे बनाने में भाभी का हाथ तो पूरे देहरादून में कोई नहीं पकड़ सकता था। का सोचत हो बिटिया, छोले भिगाए दे? काकी ने पूछा। आज नहीं काकी माँ, आज तो मैके जाना है ना पग फेरे के लिए, पाखी ने शर्माते हुए कहा। कैलाशिया जो वहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही थी झट से बोल पड़ी, तभी तो बहू जी इतना शर्मा रही हैं। देखो तो काकी माँ कैसा रूप चढ़ा है इन पर, काला टीका लगा दो नजर का, नहीं तो नजर लग जाएगी सूरज भैया की। सूरज का नाम सुन पाखी और लजा गई। तभी किसी के आने की आहट हुई। पाखी को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने झट से काकी और कैलाशिया के साथ गुपचुप योजना बनाई और किचन के दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। सूरज पाखी को सब ओर खोजता खाजता किचन के दरवाजे तक पहुंचा था। कैलाशिया ने वहीं से पुकारा, का ताक झांक करत हो सूरज भैया, कौन चाहिए? सूरज वहां भी पाखी को न देख निराश हुआ। काकी माँ वो कहाँ है? कौन, बहू? काकी ने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा। सूरज ने हामी में सिर हिलाया। बहू जी वो तो अपने मायके चली गई सूरज भैया, उकार भाई लिवाने आए रहे। कैलाशिया ने योजना के मुताबिक संवाद कहे जैसे मंच पर अभिनय कर रही हो। सूरज को जोर का झटका लगा। मायके चली गई और वो भी मुझे बिना बताए। तो दोस्तों, सूरज का चेहरा तो हो गया है गुस्से से लाल और आप हंस हंस कर हो गए होंगे बेहाल। अगले भाग में सुनेंगे नवविवाहित जोड़े के प्यार और मनोहार भरे किस्से। तब तक आप क्या सोच रहे हैं? जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। क्या लगा सर्वश्रेष्ठ? कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।